आशुतोष जी, मैं एक बार आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूं, क्योंकि यही अनुमान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर मोदी से लोगों में एक फटीग है, ये एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बहुत गुस्से में हैं, ये वाली जितनी थ्योरी फ्लोट करने वाले लोग थे उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमे का दिन है। सदमे का दिन हो या ना हो, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा इफ है ना, बहुत बड़ा अगर लगा हुआ। अगर ये नतीजे वाकई में तब्दील करते हैं 4 तारीख को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इन एग्जिट पोल के नतीजे से एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही। अब वो 401 सीटें लेकर आते हैं, 361 लेकर आते हैं, या फिर 300 लेकर आते हैं, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी को एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई पॉजिटिव कैंपेन नहीं किया। इस मुगालते में उनको भी नहीं रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी नहीं रहना। वो अगर जीत रहे हैं तो उनको मुबारकबाद मैं एडवांस में देना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से पूरे चुनाव को जो कम्युनल कलर देने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करने की कोशिश की, वो इतिहास में दर्ज है और उसमें बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप जीत रहे हैं तो बात अलग है, वो अलग तरीके का प्रश्न है। फिर बहुत सारे लोगों के सोचने की जरूरत है कि हम जिस नजरिए से, जिस चश्मे से चुनाव को देखने की कोशिश करते हैं, क्या उसमें कुछ खोट है, कुछ गलत है, वो भी देखने की जरूरत है, वो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर आप जीत रहे हो और फिर आप ये कहने की कोशिश करें कि हमने तो सिर्फ पॉजिटिव बातें की। अरे, मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के पहले कितने वैचारिक मतिभ्रम की स्थिति में थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 1984 के पहले गांधीयन सोशलिज्म पर बात की थी। और जब आप 2084 में 1984 में बुरी तरीके से हार गए, तो आपको मन मार के आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे आना पड़ा। यही जब लाल कृष्ण आडवाणी थे जो जिन्ना को सेकुलर बता रहे थे, और लाल कृष्ण आडवाणी का वो फेमस बयान मुझे अभी तक याद है जो 1998 में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति आइडियोलॉजी से नहीं, आइडियलिज्म से चलती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव जीत गई, बहुमत का आंकड़ा हो गया, तो अच्छा है, आप सबको ज्ञान दें, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना भी चाहिए ज्ञान। लेकिन अभी भी लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, हॉर्सेस तो सब तबेले में ही अंदर ही है, उसमें कौन सा घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। मैं तो बस, हमारी दर्शक ये समझ रहे हैं कि कौन ऐसे वक्त पे क्या बोल रहा है और क्या वो समझाना चाह रहा है। अभी घोड़े भागे नहीं है, सब घोड़े अंदर ही हैं, क्योंकि घोड़े असल खुलेंगे जनता वाले, वही होता है। 4 जून को जो रिजल्ट्स आएगा वही होगा। लेकिन अच्छा लगा आपका जो एनालिसिस था, वो कहां से कहां आप पहुंचे। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि अगर लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देती है और उस लोकप्रियता पर कोई मुहर लगाता है, तो उस पर धावा बोल देना कितना सही है या गलत है, ये आपको भी, मतलब सभी को सोचने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो रिजल्ट डे का इंतजार करना ही पड़ेगा, 4 जून को ही रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभय दुबे जी, देखिए 2-3 बड़ी बातें जो हमारे इसमें आई हैं, हमारे सर्वे में रीडिंग्स है, उसमें देखिए 350 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर आपका कोई गठबंधन था ही नहीं, जहां पर आपकी पार्टियां जो कहने को तो इंडिया गठबंधन के अंदर थे। देखिए वायनाड में जब लेफ्ट पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया उम्मीदवार, तो ये अलग बात है कि वायनाड शायद वो जीत रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि हमारे इस सर्वे में क्या कहा जाता है। लेकिन 350 ज्यादा सीटों पर तो आप आमने सामने विपक्षी पार्टियां लड़ ही रही थी। तो कहां वो विपक्षी गठबंधन बना जिसमें आप 543 पर बीजेपी वर्सेस 1 ओपोनेंट कर सकते थे? शायद आपको लगता है कि वहां पर एक कसर रह गई अगर ये नतीजे होते हैं तो? नहीं अंजना जी, देखिए बहुत स्वाभाविक तरीके से हमने पहले से कहा था राहुल गांधी जी ने कि जहां यथासंभव गठबंधन होगा वहां करेंगे। जैसे पंजाब और केरल 2 उदाहरण हमारे पास हैं। वहां मतदाताओं ने अभिमत ये दिया था कि प्रतिपक्ष का दायित्व कांग्रेस पार्टी निभाएगी वहां। तो उन राज्यों में जिन दलों के खिलाफ हम राज्य के स्तर पर लड़े थे, वहां दिया था कि आप सत्ता का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उनकी समालोचना करेंगे। तो वहां उन राज्यों में हमने गठबंधन उनसे नहीं किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां दूसरे गठबंधन की राजनीतिक दलों का कोई उतना व्यापक अस्तित्व नहीं था। बिहार में हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र में हम लोगों ने किया, झारखंड में हम लोगों ने किया, वेस्ट बंगाल में कुछ प्रांतों में स्ट्रेटेजिक था कि जहां हमको लगता था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में किया, बीजेडी और बीजेपी ने एक
समझौता करके चुनाव लड़ा। अगर वो दोनों साथ हो जाते तो पोलराइजेशन में कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी बीजेटी हो जाता। तो ये स्ट्रेटेजिक उनका मूव था जो वहां पर वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आपने लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता और लोकहितकारिता इसमें एक फाइन लाइन है। जरूरी नहीं कि लोकप्रियता का मापदंड लोकहितकारिता पर चरितार्थ हो या उस दृष्टिकोण से वो उतरे। तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए यही कहते हैं कि लोकप्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन क्या आप लोकहितकारी हैं, इसकी विवेचना भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। मैंने कहा 14 अप्रैल को घोषणा पत्र, एक प्रवक्ता, एक नेता, प्रधानमंत्री और आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है अभय दुबे जी, मुझे पता है कि एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। ये जो लोकप्रियता और लोकहित में काम करने का जो आप ये लकीर बना रहे हैं, आप ये मानते हैं कि लोकहित के कार्य किए बिना ही कोई व्यक्ति तीसरी बार लोकप्रिय माना जा सकता है? मतलब आप जनता के विवेक पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। अगर आप सीटें जीते ज्यादा और आपकी सरकार बने तो आप लोकहित में सोच रहे थे, इसलिए जनता ने वोट किया। और नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय है तो वो लोकहित का काम करने की वजह से नहीं है। ऐसे महान निष्कर्ष पर आप कहां से पहुंचते हैं सर? नहीं, मैं सुनना चाहता था, मैं प्रधानमंत्री के भाषणों में ये बात सुनना चाहता था कि क्या बेरोजगारी पर वो बात करते की, उन्होंने अपने घोषणा पत्र का बिंदु भी नहीं बात की। महंगाई पर क्या कोई प्रकाश डाला उन्होंने? क्या जो पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा उस पर प्रकाश डाला? क्या किसानों के समर्थन मूल्य के कानून पर प्रकाश डाला? क्या जीप से रौंदकर किसानों को मार डाला गया उस पर प्रकाश डाला? क्या मणिपुर पर 50 दिन तक मौन साधे रखा उस पर प्रकाश डाला? क्या चीन भारत की सीमा पर घुसाया उस पर प्रकाश डाला? तो ये बात प्रासंगिक प्रश्न थे जो देश की जनता जानना चाहती थी हमारे प्रधानमंत्री। सुधांशु जी जवाब दीजिए। लेकिन सुधांशु जी मैं मानता हूं कि अगर ये प्रतिसाद मिलता है तो ठीक है, हम समालोचक रहेंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 295 सीटें इंडिया गठबंधन दल को मिलेगी। ठीक है, जरूर 2-4 जून तक तो सभी को इंतजार करना ही चाहिए। सुधांशु जी। नहीं, 4 जून तक ख्वाबों में चांदनी रखने के लिए आपकी हसरतों में अगर वो अपनी रोशनी देखना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, मगर अभय जी ने जो बात कही यही तो मैं बताना चाहता हूं। लोक हितकारिता और लोकप्रियता क्या होती है? सस्ती और छिछली लोकप्रियता के लिए लोक हितकारिता को कैसे किनारे किया जाता है, ये तो आप लोगों ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा गुड इकोनॉमिक्स के साथ साथ गुड पॉलिटिक्स भी की जा सकती है। जैसे हमने लोगों को लोन दिए, उनको स्वावलंबी बनाया। आप कहते हैं कि हम बांट देंगे और काम चल जाएगा। अरे बांटने से व्यक्ति के मन में भविष्य के लिए, हमेशा के लिए उसके पास रोजगार और जॉब थोड़ी क्रिएट होगा। अब जैसे आपके नेता आए और एकदम कहने लगे अभी हम सब बंटवारा कर देंगे। अब मैं बंटवारे का एक उदाहरण बताना चाहता हूं जनता को। 2014 में हमारी सरकार आई, तब इस देश में 15 करोड़ स्मार्टफोन थे। स्मार्टफोन एक लग्जरी माना जाता था, अब उतनी बड़ी बात नहीं माना जाता। अब आप कहते हैं 15 करोड़ बांट देंगे, 120 करोड़ पॉपुलेशन थी, कितनों को बांट देते? आज हमने वो स्थिति लाई कि आज 84 करोड़ के लगभग 80 करोड़ के लगभग स्मार्टफोन हैं, जिसमें कि 60 करोड़ जो होते हैं एंड वाले स्मार्टफोन हैं। आज 90 करोड़ के आसपास इंटरनेट कनेक्शन हो गए। ये होता है गुड इकोनॉमिक्स। आपके जमाने में जो डाटा की कीमत थी उससे 1/30 पे ले आए, यानी आपके जमाने में एक दिन जो डाटा कीमत थी उतने में आज 1 महीने डाटा चलता है। ये होती है गुड, यानी आप डेवलपमेंट करें और रिसोर्सेस का जनरेशन करें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। अरे साहब वो जमाने लद गए जब आप किस जमाने की बात कर रहे हैं कि हमको अंदर बंटवारा करना है। अब तो भारत में इतनी दुनिया में जाके तरह तरह से रिसोर्सेज आ रहे हैं, हमारे जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है इस पे देखना था। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुबे जी तो मर्यादित भाषा में बोल रहे हैं, उससे ज्यादा तलखी जो है तेवर में आशुतोष जी का नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम साहब ये बात कह रहे हैं। आशुतोष जी आप लिखत पढ़त काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि बहुसंख्यकवाद को नहीं चलने देंगे? ये क्या था? ये कंस्ट्रक्टिव बात है, हम लाए थे ये विषय। अल्पसंख्यकों के खान पान और पहनावे को हम हत्ता देंगे, तो क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा था? अल्पसंख्यक जैन है, उनके खान पान के लिए कितनी बार प्रयास किया है। सिखों के खान पान, पारसियों खान पान, यहूदियों खान पान कितना किया। अब आप आइए, ये इसी समय चुनाव के समय कर्नाटक सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने की बात क्यों लाई? इसी समय लालू प्रसाद यादव क्यों बोले कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा? चंद 2 महीना पहले बंगाल की सरकार 71 जातियों को ओबीसी में लाके 65 मुस्लिम क्यों लाई? और सबसे ऊपर ये वोट जिहाद शब्द किसने बोला?
हिंदी में कहावत होती है खुला खेल फर्रुखाबादी। तो फर्रुखाबाद लोकसभा के ऊपर जब इंडी गठबंधन की कैंडिडेट वोट जिहाद बोलती है तो खुला खेल हो गया, फर्रुखाबादी। और ये बताइए मान्यवर, ये शशि थरूर चुनाव तो हो रहा भारत में, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में जाके क्यों आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो? फिर ये बताइए फवाद चौधरी 2-2 बार प्रशस्ति गान कर रहे हैं नेहरू से लेके और राहुल गांधी का, और कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कह रहा है, कांग्रेस का नेता कि आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले, कृपया आपने उसमें रखिए। और तो और पाकिस्तान का सम्मान होना चाहिए, उसको एटम बम है। चीन का कथित आक्रमण है, भारत वाले कोई पश्चिम वाले अरब की तरफ है, पूरब वाले चीन की तरफ है, उत्तर वाले यूरोप की तरफ, दक्षिण, अरे क्या क्या नहीं कहा गया मान्यवर। आपके जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को इतना मति भ्रंश नहीं हो सकता इस प्रतिबंध। एकदम खुला खेल शीशे की तरह दिख रहा था कि भारत को किसी तरीके से तोड़कर फोड़कर सत्ता के एक टुकड़े पर भी हिस्सा मिल जाए तो उतने में मेरी संतुष्टि है। और इधर एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के साथ था, तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा था मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अप्रोच। और खुला खेल किसने किया, कौन कर रहा था, वो सब अब जनता समझ लेगी। और खेला होबे कहने वाली ममता बनर्जी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी अगर हमारे एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना और यूपी में मेंटेन करना, ये सबसे बड़े यूएसपी मतलब जो पॉइंट्स हैं वो यहीं से आते हुए एनडीए को दिखाई दे रहे हैं।